बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अली हैदर। कैसे हैं आप? तो आज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से एक बेसिक सा लेक्चर कोऑर्डिनेशन के बारे में होगा। तो कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट को आपने सीखना है। तो कोऑर्डिनेशन की सादा सी मिसाल हम ऐसे फ़र्ज़ कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी से मुसाफा करना है, सलाम लेना है, आपका भाई आता है तो आप उससे हाथ मिलाते हैं, तो ये ब्रेन आपको मैसेज दे रहा है कि आपने उससे हाथ मिलाना है, ना कि आप अपनी टांग आगे करें और अपनी टांग से। तो ऐसा नहीं है। हमारी जिस्म में एक कोऑर्डिनेशन, एक ख़ास तरतीब से सारे ऑर्गन मिल के काम करते हैं। इस अमल को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन मेरे सामने लिखी हुई है, वर्किंग टुगेदर ऑफ बॉडी पार्ट्स इन हार्मनी फॉर स्मूथ एंड एक्यूरेट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का आपस में मिलजुल कर काम करना, कोऑर्डिनेट होकर काम करना, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ये एक लफ्ज़ हमारे पास लिखा हुआ है, हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है जब ज़रूरत हो, ज़रूरत पड़ने पर जो है वो सारे जिस्म के पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलकर काम करें, तो इस अमल को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में एक एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखी है रनिंग की। मिसाल के तौर पर अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले है ये आपका ब्रेन। तो ब्रेन से मैसेज जाएगा आपके लंग्स की तरफ। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, तो ब्रेन मैसेज देगा लंग्स को और यहाँ पे ये ऑक्सीजन की अपटेक को बढ़ा दिया जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा मिकदार में ब्रेन जो है वो मैसेज करेगा लंग्स को कि ऑक्सीजन को इनहेल करें ज़्यादा मिकदार से। और इसी तरह ब्रेन मैसेज देगा हमारे मसल्स की तरफ कि मसल रनिंग में मसल्स का ज़्यादा काम होता है, तो जो मसल्स हैं इनकी तरफ मैसेज जाएगा। इसी तरह कि वो तेज़ी से मतलब अपने जो है वो काम को परफॉर्म करें। तो इसके लिए अब इस सारे अमल के लिए जो है वो ब्लड की जो मिकदार है वो भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो फिर ब्रेन जो है वो मैसेज करेगा अपने हार्ट की तरफ, अपने हार्ट की तरफ जो है वो मैसेज जाएगा और फिर वहाँ से इसको कहेगा कि भाई आप करो जी पंप फास्ट करें, फास्ट जो है वो ब्लड को आप पंप करें। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इस एक सिंगल प्रोसेस है रनिंग का, जिसमें हार्ट, ब्रेन, लंग्स और मसल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें कोऑर्डिनेट होके आपस में मिलजुल कर काम कर रही हैं। तो एक प्रोसेस रनिंग के लिए जो है वो ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो इससे बेहतर मतलब आप समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं आगे नेक्स्ट वाइट बोर्ड पे वो लिखी हुई हैं। आगे हम जो है वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं नेक्स्ट, स्टिमुलस का। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में जो है वो पूरे चैप्टर में यूज़ होगी। तो मैंने सोचा कि आपको इसका कंसेप्ट जो है वो पहले दे दूं। तो स्टिमुलस को आप आसान अल्फाज में ऐसे समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर जिस कमरे में मैं खड़ा हूँ वहाँ पर लाइट है, तो अचानक से यहाँ पर लाइट चली जाती है तो ये एक स्टिमुलस होगा। अचानक से लाइट आ जाती है तो वो एक स्टिमुलस होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। जिस्म के अंदर जो माहौल है उसमें या फिर बाहर वाला जो माहौल है उसमें ज़रा सी भी कोई भी तब्दीली आए तो उसको हम नाम देते हैं स्टिमुलस का। स्टिमुलस में जो है वो लाइट है, हीट है, साउंड है, तो ये सब के सब स्टिमुलस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेप्टर। रिसेप्टर को हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं क्योंकि ये एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी में कन्वर्ट करता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सेल और ऑर्गन दैट रिसीव स्टिमुलस
सेंसरी ऑर्गन्स जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, रिसेप्टर की जो अब स्टिमुलस हमारे पास आई है, मिसाल के तौर पर लाइट की ले लेते हैं, तो लाइट आई एकदम से, ये है स्टिमुलस। अब उसको जिस्म के कौन से हिस्से ने डिटेक्ट करना है? क्या नोज ने डिटेक्ट करना है लाइट को? नहीं, आंसर है नहीं। आंखों ने इस लाइट को रिसीव करना है, तो रिसीव से आप रिसेप्टर को याद रख सकते हैं। तो रिसेप्टर सेल और ऑर्गन दैट रिसीव स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को रिसीव करता है उसको हम कहेंगे रिसेप्टर। तो सेंसरी ऑर्गन जो है वो ही रिसीव करेंगे, तो सेंसरी ऑर्गन में आ जाता है हमारे पास स्किन, आईज, नोज, तो इसी तरह एटसेट्रा। ये काफ़ी एग्जांपल्स हैं हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स की, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम अब इफेक्टर को देख लेते हैं, ये भी काफ़ी टर्म आगे यूज़ होगी। इफेक्टर, पार्ट्स विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सबसे पहले क्या हुआ कि लाइट आई, लाइट एक स्टिमुलस है और रिसेप्टर, आपकी आंखों ने जो रिसेप्टर के तौर पर काम करेंगी उसको डिटेक्ट किया। अब ये मैसेज जाएगा आपके ब्रेन की तरफ और फिर ब्रेन मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, ये न्यूरॉन्स का कंसेप्ट भी नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से समझेंगे। तो ब्रेन जो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जो है वो मैसेज लेके आएगा आपके रिसेप्टर की तरफ। तो जो मतलब जो पार्ट हैं वो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम इफेक्टर कहते हैं। तो इसकी सादा सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक कोई हॉट ऑब्जेक्ट है और आपका उसके ऊपर हाथ लग गया है, तो आपका जो सेंसरी न्यूरॉन है वो यहाँ से मैसेज लेके आएंगे आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पास, रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है, या फिर ब्रेन के पास। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम कलेक्टिवली कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इन दो टर्म्स को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे। तो आपका किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लगा तो आपके सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए मैसेज आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें ब्रेन भी शामिल हो सकता है या स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन के केस में जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तौर पर काम करेंगे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जाएगा इफेक्टर की तरफ। इस केस में इफेक्टर जो है वो आपका जो हैंड है जो कि हॉट ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है, तो वो इस केस में आपका इफेक्टर होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक जो मैसेज है वो आप जानते हैं किस के जरिए जाएगा? मोटर न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है इफेक्टर की तरफ जो पैगाम जाएगा, जो मैसेज जाएगा वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जाएगा। तो इसी तरह अब इफेक्टर को आप अच्छी तरह समझ लेंगे। तो इफेक्टर की टर्म को हम ऐसे देखते हैं, पार्ट्स विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, जो कि जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि जवाब दे रहे हैं, जो स्टिमुलस डिटेक्ट किया उसके खिलाफ जो जवाब दे रहे हैं उनको हम कहेंगे इफेक्टर। पार्ट्स विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज रिसीव होने पर जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहेंगे ये हैं इफेक्टर। तो इफेक्टर्स जो कि दो तरह के हैं, ग्लैंड्स एंड मसल्स। तो जो ग्लैंड्स हैं वो रिस्पॉन्ड बाय सिक्रेटिंग, सिक्रीशंस के ज़रिए जो रिस्पॉन्स देते हैं वो होते हैं ग्लैंड्स। इसको भी हम नेक्स्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन में, हार्मोन्स में और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और जो मसल्स हैं रिस्पॉन्ड बाय कंट्रैक्टिंग। अब हॉट ऑब्जेक्ट को आपने हाथ लगाया तो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए मैसेज गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने फिर जो इफेक्टर तक मैसेज को पहुंचाना था वो उसने मोटर न्यूरॉन के ज़रिए इफेक्टर तक अपना मैसेज जो है वो पहुंचा दिया।
तो इस केस में अब हॉट ऑब्जेक्ट जो हमारे ये मसल्स हैं, तो ये यहाँ पे मोटर न्यूरॉन का मैसेज आएगा और ये एकदम जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे ये, और हॉट ऑब्जेक्ट से जो हाथ है वो दूर हो जाएगा। तो ये मसल्स जो है वो, इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देना चाह रहा था, जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट सिकुड़ जाते हैं। जैसे इस केस में ये मसल जो है वो ऐसे कंट्रैक्ट कर गया और हॉट ऑब्जेक्ट से जो हमारा हाथ था वो दूर हो गया। तो ये कंट्रैक्शन के ज़रिए जो है वो मसल्स जो रिस्पॉन्स करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, तो ये आपको डिलीवर किया गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन और इनको हम डिटेल से कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।